कंचनपुर नामक गांव में हरियाली और चहल पहल हमेशा बनी रहती। ये गांव सादगी और हरियाली से भरा हुआ था। इस गांव में रामलाल का एक गरीब परिवार रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी राधा और एक 8 साल का बेटा था। रामलाल का अपना कोई खेती बाड़ी नहीं थी, इसीलिए वह दूसरों के खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपने घर का गुजारा चलाता था। इतनी मेहनत के बाद भी रामलाल 2 वक्त की रोटी जुटाने में असमर्थ था। गर्मी की रात और अप्रैल का आखिरी दिन चल रहा था। सभी लोग अपने घरों में बैठकर नए काम की तैयारी में लगे हुए थे। उनके घर में उस दिन खाने के लिए कुछ भी नहीं था। राधा, ऐसा क्यों है कि मेरे इतने मेहनत करने के बाद भी मैं अपने बेटे को एक अच्छी कपड़े भी लेकर नहीं दे सकता हूँ, और ना ही तुम दोनों को अच्छी जिंदगी दे पा रहा हूँ। मैं तो अपने घर में 2 वक्त की रोटी भी अच्छे से नहीं जुटा पा रहा हूँ। मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा लगता है कि इस साल भी हमारा इसी तरह से गुजरेगा। अजी, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? हमारे पास जो भी है मैं उसमें बहुत खुश हूँ। और आप देखिएगा, इस साल में हमारे साथ कुछ ना कुछ जरूर अच्छा होगा। हमें भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। ऊपर वाला सब देख रहा है। उनका बेटा भूख से परेशान था, मगर माता पिता की बातें सुनकर वह चुपचाप सोने की कोशिश कर रहा था। तभी उनके दरवाजे पर एक गरीब बुढ़िया आवाज देती है। इस समय इतनी रात में कौन हो सकता है? जब रामलाल दरवाजा खोलकर देखता है, तब एक गरीब बुढ़िया उनके दरवाजे के पास खड़ी थी। बेटा, मैं इस गांव में भीख मांगने के लिए आई थी। मैं पास के गांव में रहती हूँ, मगर मुझे इस गांव में बहुत रात हो चुकी है और बहुत ज्यादा गर्मी भी पड़ रही है। तो क्या तुम आज रात मुझे अपने घर में रहने दोगे? रामलाल गरीब बुढ़िया की बात सुनकर मन ही मन सोचने लगता है। कुछ देर सोचने के बाद रामलाल ने बूढ़ी अम्मा से कहा, ठीक है, रह सकती हूँ। बूढ़ी अम्मा जब घर के अंदर आई तो उसने अपने थैले को एक कोने में रख दिया और गोलू से कहा। बूढ़ी अम्मा ने अपनी थैले से थोड़े फल और अच्छे पकवान निकाले और सोनू को दे दिया। बेटा, यह मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा होता है। काफी रात हो चुकी थी। सभी लोगों ने बूढ़ी अम्मा के लाए खाने को खाया और अपने अपने स्थान पर सो चुके थे। अगले दिन जब रामलाल अपने बिस्तर से सोकर उठा, तब उसने देखा कि बूढ़ी अम्मा अपने बिस्तर में नहीं है। उनका थैला वैसे ही एक कोने में पड़ा हुआ था। थैले में बहुत सारे पैसे थे। थैले को हाथ में लेकर रामलाल दौड़ते हुए बूढ़ी अम्मा को ढूंढने के लिए निकल जाता है। बूढ़ी अम्मा गांव के बाहर निकल चुकी थी और वह अपने रास्ते से जा रही थी। रामलाल दूर से ही बूढ़ी अम्मा को आवाज देता है। अम्मा, अरे ओ अम्मा, आपका थैला यहीं रह गया है। बूढ़ी अम्मा वहीं रुक गई और उन्होंने पीछे मुड़कर देखा और रामलाल के पास जाकर कहा, बेटा, ये पैसे मैंने किसी नेक इंसान के लिए जमा करके रखा था, और तुम एक भले और ईमानदार इंसान हो। तुमने मुझ जैसी बूढ़ी भिखारन को अपने घर में रहने दिया और मान सम्मान दिया। इससे मेरा दिल बहुत ही खुश है। इसलिए ये पैसा मैंने तुम्हारे लिए ही छोड़ दिया था। बेटा, तुम इस पैसे को किसी अच्छे काम में उपयोग करना। बेटा, तुम इस पैसे को अच्छे काम के लिए उपयोग करोगे तो ये पैसे दुगने होते जाएंगे। साल की पहली किरण रामलाल के लिए बहुत ही खुशियों भरी थी। रामलाल घर आकर ये सारी बातें राधा को बताता है। फिर बूढ़ी अम्मा ने हमें इतने सारे पैसे क्यों दिए? जो भी हो, इस बुरी स्थिति में बूढ़ी अम्मा ने आकर हमारी सहायता की है, इसलिए वह हमारे लिए किसी भगवान से कम नहीं थी। फिर रामलाल और राधा ने मिलकर यह फैसला किया कि इस पैसे से वह गांव में एक छोटी सी दुकान खोलेंगे, जिससे उनके घर में 2 वक्त का खाना आ सके और उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। कुछ ही दिन बाद उन्होंने गांव के बाजार में एक छोटी सी राशन की दुकान खोली। धीरे धीरे रामलाल की राशन की दुकान अच्छी खासी चलने लगी। गांव वाले धीरे धीरे रामलाल की दुकान से ही राशन खरीदने लगे। ऐसा ही
कुछ समय बीत जाता है और रामलाल की आमदनी बढ़ती गई। गांव वाले भी रामलाल की मेहनत और ईमानदारी से खुश थे और उसे बहुत पसंद करते थे। सब कुछ अच्छा चलता रहा और कई महीने बीत गए। रामलाल की दुकान के बगल में एक और राशन की दुकान थी। उसे दुकान के मालिक का नाम रावण था। रावण को रामलाल की तरक्की देखकर बहुत जलन होती थी। वह हमेशा रामलाल का बुरा करने की सोचता रहता था। सुनिए जी, हमारी दुकान बिल्कुल ठप पड़ चुकी है। उस रामलाल तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा। आखिर इस रामलाल में ऐसा क्या है जो सभी लोग उसी की दुकान पर जाते हैं? जब से उसने दुकान खोली है तब से मेरी दुकान पर तो कोई आता ही नहीं। अब समय आ गया है कि उसे मजा चखाया जाए। इस बार का वार ऐसा होना चाहिए कि वह दोबारा खड़ा होने की हिम्मत ना करे। तुम्हारी बात सही है सुपनेखा, मगर ये कैसे होगा? कोई रास्ता बताओ। अप्रैल का महीना है और गर्मी इतनी ज्यादा नहीं पड़ रही है कि सभी लोग अपने घरों के द्वार पर सो रहे होंगे। तुम चुपके से जाओ और उसकी दुकान जला दो। मिट्टी का तेल उसकी पूरी दुकान पर छिड़क देना ताकि उसकी दुकान जलकर राख हो जाए। मगर यह काम इतना आसान नहीं होगा। किसी ने देख लिया तो? डरने की जरूरत नहीं है। रात गहरी होगी और अंधेरा अपना काम करेगा। यह मौका रामलाल को भिखारी बनाने का है। सुनिए जी, यह हमारा खेल है और चाल में ही चलना है। ठीक है सुपनेखा, तुम जैसा कह रही हो वैसा ही होगा। आज रात रामलाल की दुकान जलाकर उसे उसकी औकात याद दिला दूंगा। अब उसका खेल खत्म। अप्रैल का महीना था और थोड़ा थोड़ा ठंडक से भरी रात थी। रावण आधी रात को रामलाल की दुकान की तरफ निकल पड़ता है और रामलाल की दुकान के पास जाकर उसमें आग लगा देता है और खुशी खुशी घर वापस आ जाता है। ठंड होने के कारण गांव वाले खिड़की दरवाजे बंद करके सो रहे थे, इसीलिए जलते हुए दुकान की लौ की आवाज भी उनके कानों तक नहीं पहुंच पाई। दुकान में तेल घी आदि सामग्री होने के कारण दुकान रात भर जलती रही। अगले दिन जब सुबह हुई तो रामलाल अपनी दुकान की तरफ निकल पड़ा। जब वह अपनी दुकान के पास पहुंच गया तो उसने देखा कि उसकी दुकान पूरी जलकर राख हो गई है। ये देखकर रामलाल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके सारे सपने बिखर जाते हैं। दुख और चिंता से भरा हुआ रामलाल एक पेड़ की छांव में जाकर बैठ जाता है। वह मन ही मन सोचता है, हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो गया? मैंने कितने सपने देखे थे, वह सारे सपने बिखर गए। मैंने तो हमेशा सच और ईमानदारी की जिंदगी ही जी है, तो ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? हमेशा मैंने अपनी जिंदगी में कष्ट ही कष्ट देखे हैं और अब अपने बेटे को एक अच्छी जिंदगी देना चाहता था। मैंने इतने जी जान से मेहनत करके इतने ग्राहक बनाए थे। लगता है मेरी किस्मत में मेरी मेहनत का फल मिलना नहीं लिखा है। मैं अपनी पत्नी और बच्चे को एक खुशी भरा जीवन देना चाहता था, लेकिन शायद किस्मत को ये मंजूर नहीं था। अब मैं करूं तो क्या करूं? मैंने इस दुकान से बहुत सारे सपने सजाए थे, सारे सपने टूट गए, बिखर गए। घर आकर रामलाल राधा को सारी बात बताता है और चुपचाप चारपाई पर लेट जाता है। तब राधा सोचती है। राधा ये जानने के लिए अपनी जल्दी हुई दुकान के पास जाती है। उस दुकान के बगल में ही रावण का दुकान था। तभी राधा रावण के पास जाती है। रावण भैया, क्या आपको पता है कि इस दुकान में आग कैसे लगी? नहीं राधा बहन, इस बार ठंड अधिक पड़ रही है तो मैं दुकान जल्दी ही बंद करके घर चला जाता हूँ। पर हाँ, कुछ गांव वाले आपस में बातें कर रहे थे कि रात में काम करने वाले लोग आसपास में अलाव जलाकर हाथ पैर सेक रहे होंगे। उन्होंने अलाव को ऐसे ही जलता हुआ छोड़ दिया होगा, तभी इस दुकान में आग लग गई होगी। फिर राधा घर आती है और अपने पति को हिम्मत बांधते हुए कहती है, अजी आप चिंता क्यों करते हो? हमने किसी का कभी बुरा नहीं किया है, तो हमारे साथ भी बुरा नहीं होगा। अभी हमारे दुख के दिन चल रहे हैं, तो ऐसा हमेशा थोड़े ना रहेगा। एक दिन हमारे सुख के दिन भी आएंगे और ये दुख के बादल भी घट जाएंगे। मगर राधा, हमें कुछ भी करने के लिए पैसों की जरूरत होगी। वह पैसे हम आखिर कहाँ से लाएंगे? आप चिंता मत करो। मेरे मन में एक बात चल रही थी, क्यों ना आप जमींदार साहब से थोड़े पैसे उधार मांग लो, हम फिर से कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। अच्छा ठीक है भाग्यवान, कहीं ऐसा ना हो कि घर में जो थोड़ा बहुत पैसा है वह भी चला जाए। सुनिए जी, आप चिंता मत कीजिए। अभी देखिए सर्दियां भी चल रही हैं। इन सर्दियों में हमारे तिल के लड्डू खूब बिकेंगे। लोग बड़े ही चाव से तिल के लड्डू खाएंगे।
इन सर्दियों में तो हम जमींदार के पैसे बहुत ही आसानी से चुका देंगे। अच्छा ठीक है, कल जाकर देखता हूँ क्या होता है। अभी तो शाम हो गई है। फिर वो सभी खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन रामलाल जमींदार साहब के यहाँ पैसे मांगने चला जाता है। रामलाल जमींदार के घर पहुंच जाता है। जमींदार स्वभाव से बहुत ही कठोर और निर्दयी था। अपने नौकरों पर चिल्ला रहा था। अरे रामलाल, तुम यहाँ आओ। आओ, कैसे आना हुआ? मालिक, कुछ पैसों की जरूरत थी, मिल जाते तो अच्छा होता। अरे रामलाल, क्यों नहीं मिलेंगे? मैं तो यहाँ तुम लोगों की मदद करने के लिए ही बैठा हूँ। बोलो, तुम्हें कितने पैसे चाहिए? मालिक, ज्यादा नहीं, बस 7,000 रुपए चाहिए। लेकिन रामलाल, एक बात अच्छे से गांठ बंध लो मेरी। मैं समय का बहुत ही पक्का इंसान हूं। हाँ, अगर तुमने समय पर मुझे ब्याज के साथ पैसे नहीं लौटाए तो मैं तुम्हारे घर को अपने कब्जे में ले लूंगा, समझे? मालिक, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको आपके पैसे समय पर वापस कर दूंगा, ब्याज के साथ ही। इतना कहकर रामलाल जमींदार से पैसा लेकर घर आ जाता है। ये लो भगवान, तुम्हारे कहने पर मैंने जमींदार से पैसे तो मांग लिए हैं, मगर उन्होंने चेतावनी दी है मुझे और कहा है कि अगर हमने उनका पैसा समय पर नहीं लौटाया तो वह हमारे घर पर कब्जा कर लेंगे। अच्छा ठीक है भगवान, कहीं ऐसा ना हो कि घर में जो थोड़ा बहुत पैसा है वह भी लग जाए और हमारे हाथ से हमारा घर भी चल जाए। रामलाल बाजार जाकर तिल के लड्डू बनाने की सामग्री ले आता है। फिर राधा तिल के लड्डू बनाने लगती है। लाली तिल के लड्डू बनाकर रामलाल को देती है। रामलाल उन लड्डुओं को बेचने के लिए गांव की ओर निकल पड़ता है। तिल के लड्डू ले लो, तिल के लड्डू एक बार खाओगे तो बार बार मांगोगे। बिहार के मशहूर तिल के लड्डू ले लो भैया, तिल के लड्डू। अरे भाई, ये तिल के लड्डू देखने में तो बहुत ही स्वादिष्ट लग रहे हैं, कैसे दे रहे हो? लड्डू बिक जाते हैं और रामलाल घर वापस आ जाता है। अरे वो भाग्यवान, जरा एक गिलास पानी तो देना, आज मैं बहुत थक गया हूँ। जी, अभी लाई क्या हुआ जी? कुछ तिल के लड्डू बिके या नहीं? नहीं राधा, कुछ भी नहीं बिका और मैं तो आज बहुत ही ज्यादा थक गया हूँ। अजी, आप ठीक ही कह रहे थे कि हमारे तिल के लड्डू नहीं बिकेंगे। अब तो हमारे पास ज्यादा पैसे भी नहीं हैं। अब हम क्या करेंगे? अरे वो भाग्यवान, कुछ तिल के लड्डू नहीं बल्कि सारे तिल के लड्डू हाथों हाथ बिक गए हैं। क्या सच में आप सच कह रहे हैं कि हमारे सारे तिल के लड्डू बिक गया हैं? हाँ सच में, राधा लोगों को हमारे तिल के लड्डू इतने पसंद आए हैं कि हमारे सारे तिल के लड्डू झट से बिक गए। ये लो पैसे, इसमें से कुछ पैसे घर खर्च के लिए रख दो और कुछ पैसे हम फिर से तिल के लड्डू बनाने के लिए सामग्री खरीद लेंगे। राधा उन पैसों को संभाल कर रख देती है और फिर अगले दिन और ज्यादा तिल के लड्डू बनाकर रामलाल को बेचने के लिए देती है और रामलाल उन तिल के लड्डुओं को बेचने के लिए पास के गांव में निकल जाता है। बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं, अपना लोया ठुकरा दो भैया, हम तो तिल के लड्डू लाए हैं। रामलाल ऐसे ही आवाज लगाते हुए लड्डुओं को बेच रहा था। रामलाल उस आदमी को तिल के लड्डू दे देता है और उससे पैसे लेकर आगे की ओर निकल जाता है। धीरे धीरे उसके सारे तिल के लड्डू बिक जाते हैं और जैसे ही शाम होती है रामलाल घर आ जाता है। अरे ओ भाग्यवान, हमारे तिल के लड्डू की तो बहुत ही चर्चा हो रही है। अब मेरे जाते ही मेरे सारे तिल के लड्डू झट से बिक जाते हैं। राधा यह बात सुनकर बहुत ही खुश होती है। अप्रैल का महीना था और ठंड भी अपने अंतिम पर थी। रामलाल और राधा आपस में बातें ही कर रहे थे। तभी गांव का जमींदार उनके पास आता है और उनसे कहता है, सुनो रामलाल, मेरी बेटी की शादी होने वाली है और मैं बारातियों के स्वागत में कोई भी कमी नहीं रखना चाहता।
मैंने तुम्हारे तिल के लड्डुओं की बहुत ही चर्चा सुनी है। क्या तुम मुझे तिल के लड्डू बनाकर दे सकते हो? जी मालिक, क्यों नहीं, आपको मैं जल्दी ही तिल के लड्डू बनाकर दे दूंगा। ठीक है रामलाल, मैं तुम्हें सिर्फ आज का समय दे रहा हूं। तुम मुझे जरूर तिल के लड्डू बनाकर दे देना। ये सारी बातें रावण और उसकी पत्नी एक पेड़ के पीछे छुपकर सुन रहे थे। हमेशा इस रामलाल को कमाई का कोई ना कोई जरिया मिल ही जाता है। मुझे इस बार ऐसा कुछ करना होगा कि यह रामलाल पूरे गांव में बदनाम हो जाए। रावण और उसकी पत्नी रामलाल की इतनी तरक्की देखकर बहुत ही जलते थे और वह इसी खुराफात में थे कि राधा तिल के लड्डू बनाए। इधर राधा ने ढेर सारे तिल के लड्डू बनाकर तैयार करके अपने रसोई घर में रख दिए थे। तभी रावण और उसकी पत्नी चुपके से उसके घर में घुसकर सारे तिल के लड्डू चुरा लेते हैं। जैसी ही सुबह होती है और राधा रसोई घर में जाती है तो उसे वहां एक भी तिल के लड्डू नहीं दिखते हैं। यह देखकर राधा बहुत ही घबरा जाती है और सारी बात रामलाल को आकर बताती है। इतना कहकर रामलाल जमींदार के घर की ओर निकल जाता है। मालिक, आपको देने के लिए तिल के लड्डू मैंने रात में ही बना लिए थे, लेकिन मेरे घर से सारे तिल के लड्डू चोरी हो गए हैं। आप मुझे बस आज दिन भर की समय दे दीजिए, मैं आपको शाम तक लड्डू बनाकर दे दूंगा। ठीक है रामलाल, मैं तुम्हें सिर्फ आज का समय दे रहा हूं। तुम मुझे जरूर तिल के लड्डू बनाकर दे देना। ठीक है मालिक, आप चिंता मत कीजिए, मैं आज शाम होने से पहले ही आपको तिल के लड्डू बनाकर पहुंचा दूंगा। जब रामलाल जमींदार के घर से वापस आ रहा था तब वह देखता है कि रावण का बेटा घर के बाहर बैठकर तिल के लड्डू खा रहा है। यह देखकर रामलाल सोचता है, रावण ने तो मुझसे कभी तिल के लड्डू तो खरीदा नहीं, फिर उसका तिल के लड्डू कैसे खा रहा है। रामलाल बच्चे के पास जाता है और उससे पूछता है। रामलाल को यह बात समझ में आ गई कि उसके तिल के लड्डू रावण ने ही चुराए हैं और उसने घर आकर ये सारी बात अपनी पत्नी को बताई। तब राधा ने रामलाल से कहा, अजी, आपको जमींदार जी के पास जाना चाहिए और ये सारी बात जमींदार साहब को बताना चाहिए। अब वही हमारी मदद कर सकते हैं। फिर रामलाल जमींदार के घर जाता है और उन्हें सारी बात बताता है। जमींदार साहब अपने नौकरों के साथ रावण के घर जाते हैं और उसके पूरे घर की तलाशी लेते हैं। तुम लोग घर के अंदर जाओ और अच्छे से तलाशी लो। तलाश के दौरान रावण के घर से ढेर सारे तिल के लड्डू मिलते हैं। आखिर तुमने रामलाल के तिल के लड्डू क्यों चुराए? मुझे माफ कर दीजिए जमींदार साहब, मेरे अंदर जलन की भावना आ गई थी। रामलाल इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा था कि मुझे देखा ना गया। रामलाल की दुकान मैंने ही जलाई थी क्योंकि इसकी दुकान पर भीड़ लगी रहती थी और मेरी दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आते थे। तुम इतनी आसानी से माफी मांग रहे हो, ये माफ करने वाली बात नहीं है। तुम्हें सजा तो जरूर मिलेगी। फिर जमींदार ने रावण और उसके परिवार को गांव से निकाल दिया। रावण को उसके किए की सजा मिलती है और रामलाल जमींदार से लिया हुआ कर्ज भी चुका देता है और खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगता है। अगर हमारी कहानी आपको पसंद है तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।